हमारे आज के हेडलाइंस जो हम कवर करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर लॉन्च वेब पोर्टल फॉर इशू ऑफ एनओसी फॉर पावर प्रोजेक्ट्स एंड आरएसईई एक्टिविटीज इन आईटीडब्ल्यूज एंड EEZs. Government ban 59 mobile app including TikTok, Hello, WeChat, prejudicial to sovereignty and integrity of India. Statistics Day observed today on both anniversary of Professor P.C. Mahalanobis. President Kovind appoint UP Governor Anandi Patel to take additional charge of Madhya Pradesh. Pradhan Mantri scheme for formalization of micro food processing enterprises launched by Minister Harshamrit Kaur Badal. Agreement for hydroelectric project in Bhutan signed in presence of External Affairs Minister S. Jaishankar. World Bank approved $500 million loan for STAR program in India. Michel Martin elected as a Prime Minister of Ireland. Kill Corona camping in Madhya Pradesh from 1st July 2020. Delhi government to set up plasma bank at ILBS, the first plasma bank in India. Lazarus Chakwera elected as a new president of Malawi following evidence of irregularities in 2019 election. Defense Minister launched web portal for issue of NOC for power project and RSEE activities in ITWs and EEZs. बेसिकली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने भारतीय समुद्री इलाके में और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में बिजली, तेल और गैस परियोजनाओं के लिए सुरक्षा संबंधित एनओसी देने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जिस वेब पोर्टल में उनका कहना है कि वो एनओसी प्रोवाइड करेंगे, एनओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे पावर प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, सर्वे, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज जो बेसिकली इंडियन टेरिटरीज, वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रिलेटेड होगा। उनका ये भी कहना है कि इस पोर्टल की सहायता से प्रपोजल को इजीली सबमिट किया जा सकता है, जिसमें कि डिफेंस मिनिस्ट्री सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए एनओसी प्रोवाइड करेंगे पावर प्रोजेक्ट आरएसईई एक्टिविटीज के लिए। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम पोर्टल जो लॉन्च उन्होंने किया है, इससे एनओसी देने का काम बहुत ही इफेक्टिव, स्पीडी और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म का प्रोसेस होगा, जिसमें उन्होंने ऐसे प्रपोजल, ऐसे पोर्टल पहले भी लॉन्च किए थे जो कि बेसिकली एरियल सर्वे के लिए एनओसी ग्रांट करती थी। तो आइए न्यूज को देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे लॉन्च अ न्यू वेब पोर्टल फॉर इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स for power project, research, survey, exploration, exploitation activities in Indian territorial waters and exclusive economic zone. तो इस एरिया के लिए ये दो एरिया है जहां हम कह रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स एंड RSEE एक्टिविटीज, जो कहां पर होगा, इंडियन टेरिटोरियल waters, that is ITWs, and exclusive economic zone, that is EEZ में के लिए एनओसी प्रोवाइड करेंगे। The newly developed web portal will facilitate the application in submitting their proposal online for seeking security clearance from Defense Ministry for undertaking power project and RSEE activities. So ये सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री से जो प्रपोजल सबमिट करेंगे उनको एनओसी प्रोवाइड किया जाएगा। Ministry of Defense in a statement said the online state system will establish an effective, speedy and transparent mechanism to process these proposals. The ministry had earlier launched a similar portal for grant for NOC for aerial survey. Government bans 59 mobile apps including TikTok, Hello, WeChat, prejudicial to sovereignty and integrity of India.
इस न्यूज़ में बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे चाइनीज़ ऐप्स जो हम बेसिकली डे टू डे अपने डिजिटल स्पेस में यूज़ कर रहे हैं, डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे 50 सेलेक्टेड ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट अब बैन कर रही है इंडिया में, जिसका मेन रीज़न है इंडिया की मिलिट्री सिक्योरिटीज़ है, स्टेट की सिक्योरिटी है, इंटीग्रिटी है, ठीक है, सर्वोजेनिटी है, पब्लिक ऑर्डर है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने एक रिलीज में कहा है कि ऐसे बैंड्स जिसमें कुछ व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इंगेज है ऐसी एक्टिविटीज में जिससे प्रीजुडिशियल टू सर्वोजेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इनको हम बैन कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें टिकटॉक, हेलो और वीचैट भी शामिल है। तो हमारे देश के 130 करोड़ इंडियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री का ये एक स्टेप है जिसमें 59 ऐप्स को बैन किया जा रहा है। तो आइए न्यूज़ में क्या है देखते हैं। Government has banned 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India, security of state and public order। इन सब सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इन 59 ऐप्स को क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि इन ऐप्स के थ्रू ही कुछ इंफॉर्मेशन है जो एंगेज है कुछ एक्टिविटीज में जो कि पास हो जाएगी एक कंट्री से अदर कंट्री में। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ये 59 ऐप्स को बैन कर रही है इंडिया में। Electronics and IT Minister said in a release that these apps were banned in a view of information available. They are engaged in the activity which are prejudicial to the sovereignty and integrity of the country, defense of the country, security of the state and public order. Banned apps include TikTok, Hello, WeChat. Over the last few years, India has emerged as a leading innovator when it comes to the technological advancement and the primary market in the digital space। जैसे कि हम सभी जानते हैं डिजिटल में अब हम बहुत आगे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हमारे कंट्री में यूज हो रहे हैं, तो डेटा और इंफॉर्मेशन मिसप्लेस होने के डर से इस चीज़ों को बैन किया गया है। At the same time, there has been a ranging concern over respect related to the data security and safeguarding the privacy of 130 crore Indian। तो 130 करोड़ इंडियंस की डेटा सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड टू द प्राइवेसी के लिए ऐसी एक्टिविटी मतलब इस तरह से एप्स को बैन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। It has been noted recently that such concern also pose a threat to the sovereignty and integrity of the country। Statistic Day observed today on both anniversary of Professor P.C. Mahalanobis। तो प्रोफेसर महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के बोथ एनिवर्सरी को हम स्टैटिस्टिक डे के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दो स्टैटिस्टिक डेज है, एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे जो कि यूएन डिक्लेयर किया है जिसे हम 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं और वो 5 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2010 में एक बार किया था, फिर 2015 में किया गया था, अब अक्टूबर 2020 में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा जिसे यूएन ने डिक्लेयर किया है। इस न्यूज़ में हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो ऑब्जर्व किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। क्यों इनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियाज़ स्टैटिस्टिक, तो इंडिया के स्टैटिस्टिक के फादर इन्हें कहा जाता है। इस न्यूज़ के अंदर हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के बारे में, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और उनका क्या योगदान रहा है इंडियन स्टैटिस्टिक में, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिक डे के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें। तो हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। इनका जन्म 29 जून 1893 में हुआ था। पीसी महालनोबिस ने डिवाइस किए हैं 2 मैकेनिज़म्स को, जिसमें से एक है मेजर्स ऑफ कंपेयरिंग बिटवीन 2 डेटा, 2 डेटा के बीच कंपैरिजन किया जाता है, ऐसे मेजर्स को उन्होंने डेवलप किया है जिसे कहा जाता है महालनोबिस डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, जिसे कहा जाता है महालनोबिस डिस्टेंस, जो बेसिकली 2 डेटा को कंपेयर करने के लिए एक मेज़र होता है।
ठीक है। उसके साथ ही इन्होंने एंथ्रोपोमेट्री का भी इन्वेंशन किया है। एंथ्रोपोमेट्री जो कि बेसिकली पायलट सर्वे में यूज़ किया जाता है, वो इन्होंने इन्वेंट किया है। साथ ही साथ प्रोफेसर महालनोबिस प्लानिंग कमीशन में 1956 से 61 तक काम किया है। इन्होंने 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल डिस्कस किया है और इसका इम्प्लीमेंट किया है, जिसे हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में पूरी तरह से इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। दैट इज़ इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसको हम कहते हैं 2 सेक्टर इनपुट आउटपुट मॉडल, जो इन्वेंट किया है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है सेकेंड 5 ईयर प्लान में। ठीक है। नेक्स्ट अगर इनकी बात की जाए तो ISI जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, उनका इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, उन्होंने तैयार किया है, जो कब हुआ था? ISI दिसंबर 31 में कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इनके इतने सारे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, जिसकी वजह से 29 जून 2007 से हम स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। अब अगर हम बात करें कि इस साल तो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट मतलब ISI में सेलिब्रेट हुआ नहीं है, वर्चुअली थोड़े बहुत प्रोग्राम्स हुए हैं, तो इस साल जो थीम रहा है हमारे स्टैटिस्टिक डे का, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो हम जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UN ने अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए 17 पॉइंट गोल दिया है ताकि सबका सस्टेनेबल ग्रोथ हो अर्थ पे। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 पॉइंट्स है, उसमें से पॉइंट 3 एंड पॉइंट 5 को इस साल स्टैटिस्टिकल डे में थीम रखा गया है। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 पॉइंट है, पॉइंट 3 है, वो कहता है इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रोटेक्ट वेल बिगिंस फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस। इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रोटेक्ट वेल बिंग्स फॉर ऑल एट ऑल स्टेजेस। वहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पॉइंट 5 कहता है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ये इस साल के थीम रखे गए। अब अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स डे की, तो स्टैटिस्टिक डे का मेन पर्पस क्या है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर इस बात को हम डिस्कस करें तो मेन पर्पस है स्टैटिस्टिकल डे सेलिब्रेट करने का, टू अवेयरनेस अमंग दी यूथ अबाउट रोल ऑफ स्टैटिस्टिक इन सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। भारत में पॉलिसी फॉर्मुलेशन और सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टेटा का क्या रोल है, इसके लिए हम यंग पीपल में जो अवेयरनेस फैलाने के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हम हर साल 29 जून को स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब स्टैटिस्टिक डे क्यों पॉपुलराइज है? बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज होने का रीज़न है यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक इन एवरीडे लाइफ एंड सेंससाइज and how to statistic helps in shaping and forming the policies। तो पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, शेप देने के लिए कैसे स्टैटिस्टिक हमारे पब्लिक लाइफ में हेल्प करता है, ये इसका पॉपुलर होने का मेन रीज़न है। तो ये रहा हमारा स्टैटिस्टिक डे 29 जून 2020। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रेसिडेंट कोविंद अपॉइंट यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल टू टेक एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी रिसेंट पे मध्य प्रदेश के गवर्नर जो है थे लालजी टंडन अभी हेल्थ इशू की वजह से छुट्टियों पे गए हुए हैं, इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एडिशनल चार्ज दिया है यूपी की करंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल को, जो कि अब मध्य प्रदेश की गवर्नर है। न्यूज़ में दिया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल to function of the governor of Madhya Pradesh. In addition to her duties, Anandiben Patel will look after the work of Madhya Pradesh during the absence on leaves of governor of Madhya Pradesh लालजी टंडन। तो आपको यही ध्यान रखना है इस न्यूज़ में कि लालजी टंडन जो थे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, जो अभी लीव पर है, जिसकी वजह से अब प्रेसिडेंट ने मध्य प्रदेश के गवर्नर के
लिए एडिशनल चार्ज दिया है, मतलब ऑलरेडी अपॉइंटेड है यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो एडिशनली मध्य प्रदेश का गवर्नर पॉइंट पे भी वो काम करेगी। बस इतना ही इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रधानमंत्री स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन of micro food processing enterprise launched by मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल। जैसे कि हम सभी जानते हैं हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है। तो प्रधानमंत्री एक स्कीम है, प्रधानमंत्री स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, दैट मीन्स माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने की बात की जा रही है, जिसके लिए ये प्रोग्राम हरसिमरत कौर बादल जी ने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम बात करें, ये प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का एक पार्ट है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बी वोकल फॉर लोकल, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हरसिमरत कौर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिससे 9 लाख स्किल एंड सेमी स्किल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि अब ये पैंडमिक सिचुएशन में जो जो चैलेंजेस अराइज हुए हैं, इन चैलेंजेस को हमें एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करके फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में इंडिया को आगे बढ़ाना है। जैसे इन्होंने ये भी कहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाला है, मतलब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब फॉर्मलाइज होने वाला है। मिनिस्टर का ये भी कहना है कि टोटल फूड इंडस्ट्री का 74% टोटल एम्प्लॉयमेंट का अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जाता है, जिसमें से 60% जो है रूरल एरिया में होता है काम। उन 60% में अराउंड 25 लाख एम्प्लॉय एंगेज्ड है। उस 25 लाख एम्प्लॉय में से 80% फैमिलीज एंगेज है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर का ये भी कहना है कि अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, क्योंकि अब नए देश भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि वो रेडी टू ईट ऐसे प्रोडक्ट्स को हमसे परचेस करेंगे। तो अब एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को फॉर्मलाइज किया जाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत बनने में सहायता मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल टुडे लॉन्च प्रधानमंत्री स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। द मिनिस्टर said this centrally sponsored scheme will generate an investment of 35,000 crore rupee and will provide employment to 9 lakh skilled and semi-skilled workers. Agreement for hydroelectric project in Bhutan signed in presence of External Affairs Minister S. Jaishankar. अभी एक अग्रीमेंट साइन हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, जो कि भूटान में हो रहा है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और भूटान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तांडी दोरजी के वर्चुअल प्रेजेंस में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। इस अग्रीमेंट में बेसिकली 600 मेगावाट पावर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भूटान में लॉन्च किया गया है, जिसमें भूटान सरकार प्लस खोलुगच्छू हाइड्रोलिक एनर्जी लिमिटेड ने मिलकर इस प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट को साइन किया है। ये प्रोजेक्ट पूर्वी भूटान के त्राशी यागत्से जिले में खोलदू नदी की धारा पर बनाया गया है। खोलुगच्छू हाइड्रोलिक एनर्जी लिमिटेड और भारत की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का एक कंबाइंड कंपनी है, जो इस पर काम करेगी। 600 मेगावाट पावर जनरेट करना है 2025 तक का ये प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी भारत और भूटान के बीच 720 मेगावाट के मागदेचू प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च्ड है। तो इस न्यूज़ में आपको ध्यान रखना है, भूटान सरकार खोलुगच्छू हाइड्रोलिक एनर्जी लिमिटेड ने कल 600 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में
अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और उनके काउंटर पार्ट वर्चुअली प्रेजेंट थे। ये भूटान के पूर्वी पार्ट के त्रिशियागत्से जिले के खोलुगच्चू नदी की धारा पर बनाया गया है और ये एक कंपनी है जिसमें खोलुगच्चू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और भारत का सतलुज जल विद्युत निगम का कोलिब्रेटेड कंपनी है जो इस पर काम करेगी। इससे पहले भी भारत ने भूटान के साथ जल एग्रीमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। वर्ल्ड बैंक अप्रूव $500 million फॉर स्टार प्रोग्राम इन इंडिया। स्टार प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन अप्रूव किया है। अब हम देखते हैं इस न्यूज़ में दो चीज़ें हैं, एक तो स्टार प्रोग्राम क्या है और दूसरा वर्ल्ड बैंक एंड दी $500 मिलियन का जो लोन ग्रांट किया है। तो स्टार प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें, स्टार प्रोग्राम बेसिकली एजुकेशन के लेवल को रूरल इंडिया में इम्प्रूव करने का एक कोलिब्रेटेड प्रोग्राम है इंडिया और वर्ल्ड बैंक का। अगर हम यहाँ पर बात करें स्टार्स का, तो स्टार का फुल फॉर्म अगर हम देखें, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एजुकेशन लेवल को इंडियन स्टेट में इम्प्रूव करने के लिए 6 इंडियन स्टेट में बेसिकली एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत में 1994 से। अगर हम बात करें कौन से 6 स्टेट इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, तो ध्यान रहे हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान इसमें शामिल है। ये प्रोग्राम 1994 में लॉन्च किया गया था जिसका मेन पर्पस है एजुकेशन फॉर ऑल एंड बेसिकली ये रूरल एरिया में एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए जो फंड है $500 मिलियन का, जो अलग अलग इनोवेशंस के थ्रू लेवल में स्कूल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाने के लिए काम कर रही है। डेटा का कहना है कि कुछ डेटा के बेसिस पे 2004-05 में 219 मिलियन स्टूडेंट थे, जो इंक्रीज होकर 2018-19 में 248 मिलियन स्टूडेंट हो गए हैं। अगर हम बात करें लोन की, तो इस लोन में $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक के IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने अप्रूव किया है, जिसका ग्रेस पीरियड 5 ईयर का है, मैच्योरिटी पीरियड 14.5 साल यानी 14.5 ईयर्स का है। इसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक ने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया को $3 बिलियन का एड ऑलरेडी दे रखा है। तो अब आते हैं हम वर्ल्ड बैंक में। अगर अब हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक जो है ये जुलाई 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें टोटल 189 मेंबर कंट्रीज़ है, जिसके प्रेजेंट चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट अभी हैं डेविड मालपास। ध्यान रहे, डेविड मालपास अभी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन या प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, अगर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया USA में है। वर्ल्ड बैंक के 5 आर्म्स है, जिसमें से एक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, सेकेंड IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स, उसी तरह MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 5 आर्म है वर्ल्ड बैंक के, जो वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते हैं। तो ये न्यूज़ ध्यान रहे, वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन स्टार प्रोग्राम के लिए इंडिया में एड दिया है। मिशेल मार्टिन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर है मिशेल मार्टिन। बस आपको इस न्यूज़ में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि मिशेल मार्टिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के। मिशेल मार्टिन जो है वो कौन से पार्टी से है? मिशेल मार्टिन लीडर है फिएना फेल पार्टी से। फिएना फेल पार्टी के ये लीडर है। साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिशेल
मार्टिन जो इस साल का इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, उन्होंने टोटल 93 वोट उनके फेवर में आए हैं, 63 वोट उनके अगेंस्ट में आए हैं और 3 वोट एब्सेंट थे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ फाइन जेल एंड ग्रीन पार्टी कोलिजन में है मार्टिन गवर्नमेंट के लीडरशिप में। एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आयरलैंड का कैपिटल डबलिन, आयरलैंड का कैपिटल डबलिन। तो ध्यान रहे, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड मिशेल मार्टिन, जो कि फिना फेल पार्टी के लीडर है। किल कोरोना कैंपेन इन मध्य प्रदेश फ्रॉम 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट किल कोरोना कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम किल कोरोना कैंपेन के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली ये एक डोर टू डोर सैंपल कलेक्शन या कोविड टेस्टिंग का कैंपेन है, जो कि 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 तक मध्य प्रदेश स्टेट में चलेगा। मतलब 15 दिन का ये कैंपेन है जिसमें वॉलंटरी डोर टू डोर जाकर के सैंपल कलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी ऑफ टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। दैट मीन्स पहले 10 लाख पर्सन में 4000 टेस्टिंग हो पा रही थी, उसे अब इंक्रीज करके 10 लाख लोगों में 8000 टेस्टिंग का एम गवर्नमेंट ने लिया है। अगर हम कैंपिंग की बात करें तो ये 15 दिन का कैंपेन है जिसमें डोर टू डोर सर्वे होगा और इसमें 2.5 लाख कोविड टेस्टिंग को कंडक्ट करने का टारगेट लिया गया है, जिसमें ये भी कहा है कि डेली 15 से 20 हज़ार सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा। तो बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, किल कोरोना कैंपेन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है। 15 दिन का ये कैंपेन है जिसमें बेसिकली टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें 2.5 लाख लोगों का कोविड टेस्टिंग होगा और डेली बेसिस पे 15 से 20 हज़ार के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। Delhi government set up plasma bank at ILBS, the first plasma bank in India। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्लाज्मा बैंक ILBS में स्टैब्लिश किया है। क्या है प्लाज्मा, क्या है प्लाज्मा बैंक, क्या है प्लाज्मा थेरेपी, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्लाज्मा बैंक का यूज़ करेगी, तो महाराष्ट्र में भी प्लाज्मा बैंक अब डेवलप्ड किया जा रहा है। तो सबसे पहला स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट है जिसने प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश कर लिया है। तो भारत का सबसे पहला स्टेट जिन्होंने प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किया है दैट इज़ दिल्ली गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा बैंक की, तो प्लाज्मा है क्या, तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें या प्लाज्मा थेरेपी की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, ऐसे पेशेंट जो कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं वो अपना प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा डोनेट करेंगे। ये प्लाज्मा का यूज़ किया जाएगा ऐसे पेशेंट पर जो कोविड-19 सफ़र कर रहे हैं, उनको ये प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इस प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ है वो बेसिकली कोविड-19 पेशेंट के अंदर नए एंटीबॉडीज, सेम टाइप के नए एंटीबॉडीज़ को जनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा, सिमिलर टाइप के एंटीबॉडीज़ जब जनरेट होंगे मल्टीपल टाइम्स में, तब वहाँ पर कोविड-19 के वायरस को वो किल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़, नए एंटीबॉडीज़ को जनरेट करेंगे, जो नए एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी बढ़ेगी और वो क्या करेंगे, वायरस के इफेक्टनेस को कम करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि स्टेज 2 कोविड पेशेंट जो है बेसिकली वो क्या सफ़र करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल उनमें बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, रेस्पिरेटरी लेवल उनका बढ़ जाता है। जैसे ही हम प्लाज्मा ट्रांसप्लांट कर देंगे, इससे ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है और रेस्पिरेटरी लेवल जो अप हो गया है वो भी बैलेंस्ड हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर रही है। प्लाज्मा थेरेपी से ये देखा गया है कि काफ़ी हद पे स्टेबिलिटी आई है, कोविड-19 के पेशेंट में रिकवर हो रहे हैं काफ़ी पेशेंट। इस प्लाज्मा डोनेशन करने से कोई भी वीकनेस नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और कोई भी पेशेंट जो रिकवर हो गया है कोविड-19 से वो 10 डेज़ के गैप में अगेन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो न्यूज़ में ये दिया है, टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट ऑन 29 जून 2020 दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल announced that a plasma bank will be set up at the national capital in the next 2 days. The plasma bank will be set up at the Institute of Liver and Biliary Science LIBS में स्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट की लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में 35 लोगों को एडमिनिस्ट्रेट किया गया था प्लाज्मा थेरेपी के साथ, जिसमें से 34 लोग सर्वाइव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रिकवर हो गए हैं। इससे बेसिकली चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि पेशेंट जो है वो सामने आए, प्लाज्मा थेरेपी को के लिए प्लाज्मा डिनोट करे, जिससे कोविड-19 के केसेस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। Lazarus Chakwera elected as new president of Malawi following evidence of irregularities in 19 election। तो ध्यान रहे, मलावी जो कि साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है, मलावी, जहाँ में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो नए प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है लाज़वेरस चाकवीरा। लाज़वेरस चाकवीरा का अपॉइंटमेंट न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मलावी के फॉर्म में होने वाला है। तो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। मलावी में 2019 में इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से 19 का इलेक्शन रद्द किया गया था और फरवरी में फिर से इलेक्शन हुआ 2020 में, और नए प्रेसिडेंट अब लाज़वेरस चाकवीरा सेलेक्ट हो गए हैं। इस न्यूज़ में अगर हम ध्यान दें कि भाई 2 चीज़ें हैं, एक तो नया अपॉइंटमेंट हुआ है और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इनरेगुलरिटीज़ हुई थी 2019 के इलेक्शन में मलावी में, वो 2 चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अगर हम बात करें मलावी इलेक्शन 2019 में क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो यहाँ पर मलावी में बेसिकली 21 मई 2019 को पीटर मार्थरिका इलेक्शन जीते थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तब ऑपोजिशन ने ये एलिगेशन लगाया था, ये क्लेम किया था कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है और इलेक्शन में टीपो एक्स इलेक्शन है। ये एक टीपो एक्स इलेक्शन है। टीपो एक्स बेसिकली एक पॉपुलर करेक्शन फ्लूइड है जिसका यूज़ किया गया है वोट्स को टेम्पर करने के लिए, वोट में चेंजेस करने के लिए। तो ध्यान रहे, टीपो इलेक्शन है, ये टीपो एक्स इलेक्शन है, जिसमें टीपो बेसिकली एक करेक्शन फ्लूइड है जिसका यूज़ वोट्स को टेम्पर या चेंज करने के लिए यूज़ किया गया था। जैसे ही ऑपोजिशन में ये एलिगेशन लगाया पीटर मार्थुरिका पर, वैसे ही वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इरेगुलरिटीज़ पाया और एविडेंस भी पाया कि ऐसी गड़बड़ी की गई थी। तब उन्होंने इस साल मतलब 2019 के इलेक्शन को इन्होंने एनॉल्ड कर दिया था, रद्द कर दिया था। अब 2020 फरवरी में फिर से यहाँ पर इलेक्शन हुआ और फिर जीत कर आए हैं लाज़रस चाकवेरा। तो अब न्यूज़ में गिवन है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ मलावेरा वॉज कंडक्टेड आफ्टर एनॉलमेंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ 2019 presidential election by the Constitutional Court of Malawi earlier in the month of February 2020. Lazarus Chakwera was elected as the new president of Malawi after winning 26,04,043 वोट, 26,04,43 वोट से ये जीते हैं, जो कि टोटल वैलिड वोट का 59.34% है। 19 इलेक्शन में जीते हुए प्रेसिडेंट पीटर मार्थुरिका, जिन्होंने सिक्योर्ड किया है 39.92% वोट, जो कि अब हारे हैं इस वोट में। ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 4 साल में सेकेंड टाइम इलेक्शन को एनॉल्ड किया गया है। 2017 में केनिया में भी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसे भी एनॉल्ड किया गया था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि डेटा सारे कवर किए जाएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।